हेलो एवरीवन, आई एम पंकज गुप्ता। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2023 के जो 24 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस क्वेश्चन में गिवन है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज कैरिंग करंट आई एम्पियर। The ratio of magnetic field at the center of circular loop and at a distance small r from the center of the loop on its axis is okay। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक जो सर्कुलर लूप होता है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r ओके। और जो हम लोग एक्सिस पे बात करते हैं तो सेंटर पे तो वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई बाई 2r और उसके एक्सिस पर वैल्यू होती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सिस से जो हमें पॉइंट लेना है वो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे लेना है। दैट मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो स्मॉल r के इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू स्मॉल r सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से एक्सिस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है that is mu naught I r square upon 2r square plus r square raised to the power 3/2 और इसको सॉल्व करने पे आता है mu naught I by 2 times of 2 root 2 r ओके। और हमें यहाँ पर b1 upon b2 का रेशियो एस्टिमेट करना है और ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे आती है दैट इज 2 root 2 ओके। तो हमारे पास ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन में। दैट ऑप्शन 1 इज करेक्ट 2 root 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन से है। इस क्वेश्चन में गिवन है द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 18 न्यूटन। आगे कहा जा रहा है द वेट ऑफ द बॉडी एट एन ऑल्टीट्यूड 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज। तो देखिए हमारे पास अगर हम अर्थ सरफेस पे बात करें तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है वो अर्थ सरफेस पे g के इक्वल होता है। तो अगर हम अर्थ सरफेस पे किसी बॉडी का वेट एस्टिमेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी mg ओके। और mg की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 18 न्यूटन। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ mg इक्वल्स टू 18 न्यूटन ओके। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अर्थ सरफेस से एट एन ऑल्टीट्यूड दैट इज 3200 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर। दैट मीन्स अवर हाइट दैट इज योर कैपिटल r/2 अर्थ के रेडियस के हाफ के बराबर है। तो इस ऑल्टीट्यूड पे हमें वेट एस्टिमेट करना है। तो वेट कैसे निकलेगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अर्थ सरफेस से किसी हाइट h पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा दैट इज gm/r प्लस h का होल स्क्वायर बिकॉज बाहर का पॉइंट है ये। तो यहाँ पर h की वैल्यू हम लोग 3200 किलोमीटर रखेंगे जिसकी वैल्यू अगर हम कैपिटल R से कंपेयर करें तो दैट इज r/2। तो इससे कंपेयर करने पर हमारे पास W2 आ रहा है। W2 इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू gm/3r/2 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करने पे W2 आ रहा है दैट इज 4/9 इंटू मास और यहाँ पर जो g कैपिटल M/r स्क्वायर है हमें पता है कि अर्थ सरफेस पर स्मॉल g वैल्यू होती है g कैपिटल M/r स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास 4/9 mg के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग W2 इक्वल्स टू 4/9 और mg की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 18 न्यूटन। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज 8 न्यूटन। और ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन is also from magnetic effect of current। इस क्वेश्चन में गिवन है two long parallel straight wires P and Q carrying equal current 10 ampere each were kept parallel to each other at 5 centimeter distance okay। Magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of wire P is F1। आगे क्वेश्चन कह रहा है if the distance between the wires is halved and current on them are double then force F2 on 10 centimeter length of the wire P will be। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि दो लॉन्ग वायर्स हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इनमें करंट अलग अलग है I1 और I2 और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों करंट सेम है
मान लेते हैं कि करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो देखिए हमें मान लेते हैं ये P है और ये Q, तो हमें P के ऊपर फोर्स निकालना है। L जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब इसके ऊपर हमने एक 10 सेंटीमीटर लेंथ ले लिया है, दैट इज L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए ये वाला जो हमारे पास वायर है, ये लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो देखिए IDL क्रॉस R, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ आएगा और उसकी वैल्यू जो B होगी दैट B इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई R। ये हमारा लॉन्ग वायर का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर I2 आएगा। और यहाँ पर जो वायर है इसका जो लेंथ है वो L है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स एस्टिमेट करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है I इंटू L क्रॉस B, क्योंकि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हर एलिमेंट के ऊपर B सेम है। तो यहाँ से जो F की वैल्यू आएगी, करंट हमारे पास आ रहा है तो F का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, करंट तो आएगा I1, लेंथ L है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई R। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट मैग्नीट्यूड इज म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R। ओके, और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि I1 I2 इक्वल है और उसकी वैल्यू I के इक्वल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट I स्क्वायर L डिवाइडेड बाय 2 पाई R। तो देखिए पहले जो फोर्स लग रहा है ना, उसके कंडीशन में जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनके बीच का सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर है, बाद में हमने इसके सेपरेशन को कर दिया है हाफ और करंट को हमने डबल कर दिया है। तो देखिए क्या आंसर आएगा, तो ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ओके, और अगर I1 I2 इक्वल है तो यहाँ पर I स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो L 10 सेंटीमीटर कहा जा रहा है वो तो सेम है, बस यहाँ पर वेरिएशन किस में है, करंट जो है वो हमारा डबल किया जा रहा है और R को हाफ कर दिया जा रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर बाय स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ से F1 अपॉन F2, पहले करंट I था और बाद में करंट हो गया 2I, इसका होल स्क्वायर हो गया है। और डिस्टेंस पहले, क्योंकि R डिनोमिनेटर में तो पहले डिस्टेंस 5 था और बाद में 5/2 उस डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो यहाँ से सॉल्व करने पर F1 अपॉन F2 की वैल्यू 1/8 आ रही है एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ F2 दैट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा F2 जो है वो 8 टाइम्स ऑफ F1 आ रहा है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -73 डिग्री सेल्सियस। When the gas is heated to 527 degree Celsius, then RMS speed रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज डबल्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है दैट इज √3R कैपिटल T बाय कैपिटल M। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो RMS स्पीड है दैट VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, √T के प्रोपोर्शनल होता है। तो इनिशियली जो उसका टेम्परेचर था -73 डिग्री सेल्सियस, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया 273 - 73 दैट इज 200 केल्विन। तो VRMS1 और VRMS2 का जो रेशियो आएगा, VRMS1 √200 अपॉन √800। ये 800 कैसे आ रहा है, 273 में हमने 527 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया है। तो यहाँ से VRMS1 और VRMS2 का जो रेशियो आ रहा है दैट इज योर 1/2। दैट मीन्स VRMS2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VRMS1। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज ट्रू। ओके, अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है हमें द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखिए जब हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एस्टिमेट करेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो हमें पता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 nRT किसी गैस सैंपल का। ओके, दिस इज द
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जो nRT है उसको अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से यूज करते हैं तो दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ P इंटू वी। ओके, तो क्वेश्चन तो आपसे क्या कह रहा है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर, जबकि ये हमारे पास आ रहा है दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ पीवी। तो डेफिनेटली द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 करेक्ट आ रहा है। ट्रू है पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम काइनेमेटिक्स। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। मान लेते हैं कि जो पर्सन है वो v स्पीड से फेंक रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर एक पर्सन वर्टिकली अपवर्ड पार्टिकल को फेंके तो वो मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है। सबसे ज़्यादा हाइट जब जाएगी वो कब आएगी, जब हम उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। तो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करने पर हमारे पास h मैक्सिमम की वैल्यू आती है v²/2g। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है दैट इज 136 मीटर्स। ओके, तो v²/2g इक्वल्स टू 136 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो। अब देखिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फेंकना, यानी एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो करते हैं, मान लीजिए एंगल थीटा पर, स्पीड v है। तो रेंज की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज v² sin 2θ/g। और जब हम रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं यही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब sin 2θ की वैल्यू 1 होगी एंड दिस वैल्यू इज v²/g। और यहाँ से सॉल्व करने पर v²/g अगर हम कंपेयर करें तो दिस वैल्यू इज 2 टाइम्स of 136 meters, तो दिस वैल्यू इज 272 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। इस क्वेश्चन में गिवन है दो स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट गिवन है इफ द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज θb, then the Brewster's angle for the light propagating from glass to air is π/2 minus θb। तो देखिए स्टूडेंट, ब्रूस्टर्स एंगल हम लोग जानते हैं, जब लाइट किसी बाउंड्री पे गिरे दो मीडियम को सेपरेट करने वाली, तो उस पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है ब्रूस्टर्स एंगल। ओके, तो देखिए हमने पहले वाले स्टेटमेंट में एयर से ग्लास जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये ब्रूस्टर्स एंगल θb है। तो इसकी प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जब रे यहाँ से आएगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये इसका ब्रूस्टर्स एंगल हो जाएगा। तो मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस θb है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r आ रहा है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θb के बराबर ही होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री आने के लिए क्या जरूरी है कि r प्लस θb इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, π/2। तो हमने कहा कि जब एयर टू ग्लास जा रहा है तो θb उसका ब्रूस्टर्स एंगल है, ठीक है। अब हम रे ऑफ लाइट को ले जा रहे हैं ग्लास टू एयर। तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पर जो आप एंगल देख रहे हैं ना r, मैंने इसी एंगल पर इंसिडेंट कर दिया। तो आपको पता है कि अगर हम ग्लास से इस r के बराबर एंगल पर ही इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर निकलेगी तो इसी θb एंगल पर ही निकलेगी इन अकॉर्डेंस विद द स्नेल्स लॉ। इधर वाले पर हमने एंगल r ही रखा है तो उधर θb के बराबर ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है जब रे आपकी ग्लास टू एयर जा रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसको हम ब्रूस्टर्स एंगल बोलेंगे अगर रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये एंगल r है तो ये भी एंगल r होगा। और आप देख सकते हैं कि θb और r का जो सम है वो ऑलरेडी π/2 के बराबर है, तो यहाँ पर भी ये एंगल π/2 ही होगा। इसीलिए मैंने एज्यूम कर लिया था कि r पे आ रहा है तो उधर θb पे गया, क्योंकि कंडीशन सेम है। यहाँ पर अगर θb पे आएगा तो r पे जाएगा
और यहाँ से अगर हम आर एंगल पे लाएंगे तो इधर थीटा बी पे जाएगा, तो यहाँ पर ब्रूस्टर्स एंगल ये वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू और थीटा बी में क्या रिलेशन है, तो थीटा बी प्लस आर इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी वो पाई बाई टू माइनस थीटा बी आएगा। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी, देन ग्लास टू एयर विल बी पाई बाई टू माइनस थीटा बी, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज tan इनवर्स म्यू जी, वेयर म्यू जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी हमें इसका ब्रूस्टर्स एंगल निकालना है, जिसको मैंने यहाँ पे जैसे r मान लिया था, इस r की वैल्यू ये है, तो ये तो ऑप्शन 1 के लिए हमने कंपेयर किया। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्लास है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई तो मैंने इसका ब्रूस्टर्स एंगल मान लिया IB, और ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके स्मॉल r एंगल पे निकल रही है, ये स्मॉल r डिफरेंट है, ये नहीं है, ये अलग है कुछ, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर नया डायग्राम कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये R हो गया, ये IB हो गया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे IB पर जाएगी और रिफ्रैक्टेड रे R पर जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो स्नेल्स लॉ कितना आएगा, म्यू जी इंटू साइन IB, ये ग्लास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू जी इंटू साइन IB इक्वल्स टू एयर, म्यू एयर आएगा 1 और साइन R, तो यहाँ से म्यू जी साइन IB दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन R। और हमें पता है ब्रूस्टर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होगी कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि IB प्लस R, IB प्लस R होना चाहिए पाई बाई टू के इक्वल, तो यहाँ से R की वैल्यू आएगा पाई बाई टू माइनस IB, तो यहाँ पर मैंने R प्लस IB पाई बाई टू लिख दिया है, तो R की वैल्यू पाई बाई टू माइनस IB सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस IB दैट इज इक्वल टू कॉस IB, और यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है tan IB दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जी, ओके, साइन IB अपॉन कॉस IB इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जी, और यहाँ से सॉल्व करने पे IB की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 1 अपॉन म्यू जी, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये tan इनवर्स म्यू जी होना चाहिए, इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट आ रहा है दैट इज ऑप्शन 2, एंड दैट ऑप्शन 2 where statement 1 is true but the statement 2 is false, because यहाँ पर इन्होंने दिया है tan inverse म्यू जी, जबकि ये हमारा आंसर आ रहा है tan inverse 1 by म्यू जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलास्टिसिटी। इस क्वेश्चन में गिवन है अ 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.25 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड Young's modulus is 10⁻10 Newton per meter square is subjected to a load of 250 Newton. The elongation in the wire will be. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है फ्रॉम द हुक्स लॉ स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अब यहाँ पर जो हमने लोड दिया है दैट इज W, तो W अपॉन एरिया दैट इज योर स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास चेंज इन लेंथ आ रहा है WL अपॉन YA एंड दैट डेल्टा L इक्वल टू, तो W हमें गिवन है 250 न्यूटन, L गिवन है 100 मीटर्स, यंग्स मॉडुलस है 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एरिया की वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास डेल्टा L आ रहा है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो देखिए हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा, दिस इज ऑप्शन 1, 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस d and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force? तो एक बार हमें इन चार्जेस को Q1 और Q2 को एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसमें d सेपरेशन पे रखना है, और अगर हम इन दोनों चार्जेस को एयर में रखें तो मान लेते हैं कि एयर के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस r है, तो इन दोनों कंडीशंस में फोर्स सेम आना चाहिए, तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो हमारे पास रिलेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये किस कंडीशन पे आएगा? जब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, और अगर एयर में है तो ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू के डी स्क्वायर, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ आर इज √k टाइम्स डी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक न्यूक्लियाई है A, 84 उसका एटॉमिक नंबर है और 218 उसका एटॉमिक मास नंबर है। ये कुछ सक्सेसिव डिकेज कर रहा है, तो फाइनली जो हमारे पास A6 है उसका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर कितना होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा A है वो है 84 एंड 218, इसमें से एक अल्फा डीके हो रहा है। तुम्हें पता है अल्फा डीके में क्या होता है? एक हीलियम का न्यूक्लियस डीके करेगा, उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसके डीके करने से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाएगा और एटॉमिक मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 84 - 2 आएगा 82, और यहाँ पर 218 - 4 आएगा 214। इसका मतलब A1 हमें पता चल गया। इसके बाद देखिए हमारे पास बीटा माइनस डीके है। तो हमें पता है कि बीटा माइनस डीके में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन डीके करेगा न्यूक्लियाई के अंदर, वो एक प्रोटॉन बनाता है प्लस बीटा माइनस एमिट करता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको पता है कि बीटा माइनस डीके में एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा न्यूट्रॉन कम होके, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें प्रोटॉन इंक्रीज कर जाएगा। तो जो हमारा A2 होगा वो A1 से, A1 का एटॉमिक नंबर है 82, तो ये हो जाएगा 83 और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद देखिए गामा डीके हो रहा है, और गामा डीके में जो हमारा ये हायर एनर्जेटिक न्यूक्लियाई है ये जस्ट लोअर एनर्जेटिक न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा बस, मतलब A और Z में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद फिर से अल्फा डीके हो रहा है। अल्फा डीके करने पे 83 में से 2 माइनस कर देंगे 81, और 214 में से 4 माइनस करेंगे 210 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास बीटा प्लस डीके हो रहा है। बीटा प्लस डीके होने के लिए न्यूक्लियाई के अंदर एक प्रोटॉन डीके कर जाता है और वहां से वो पॉजिट्रॉन एमिट करता है और वो न्यूट्रॉन बनाता है। तो यहाँ पर 81 में से एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, लेकिन जब न्यूट्रॉन बनेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। एक प्रोटॉन कम हुआ है, एक न्यूट्रॉन बन गया है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये एक गामा डीके कर रहा है, तो ये अगेन हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियाई है, लो एनर्जेटिक न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फाइनली जो हमारा एटॉमिक मास नंबर आ रहा है दैट इज 210, और एटॉमिक नंबर जो आ रहा है दैट इज योर 80। ओके, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आ रहा है। दिस ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। देखिए हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है Ke max डिवाइडेड बाई E। ओके, और Ke max की वैल्यू होती है h न्यू माइनस फाई डिवाइडेड बाई E। ओके, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन, जबकि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। ये बात सही है, बिकॉज जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन करंट होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन कह रहा है, मतलब बी आपका सही आ रहा है, ए हमारा रॉन्ग आ रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी कहने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हमें पता है कि जो हमारा के मैक्स है वो के मैक्स होता है एच न्यू माइनस फाइव। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो भी वर्क फंक्शन होगा उसके करस्पॉन्डिंग के मैक्स आएगा एच न्यू माइनस फाइव। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हुआ। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, और इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो फोटोन के थ्रू इस पूरे थ्योरी को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ बी करेक्ट है, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ द केबल। देखिए हमारे पास एलिवेटर है ना। तो यहाँ पर आपने इसको किसी थ्रेड से सपोज बांधा हुआ है, तो आपको पता है कि अगर ये जो टेंशन है अगर इसके वेट को बैलेंस करें और हम अगर इस थ्रेड को यहाँ से ऊपर खींचें तो t अगर mg के इक्वल हो तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर खींच सकते हैं, इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। देखिए एक हमारे पास एलिवेटर है, ये नीचे जा रहा है विद इंक्रीजिंग स्पीड, यानी नीचे जा रहा है और इंक्रीजिंग स्पीड है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे है। अगर एक पर्सन यहाँ पर स्टैंडिंग है और सपोज पर्सन का मास m है, तो अगर हम पर्सन के मोशन को ग्राउंड फ्रेम से एनालाइज करें तो इसके फुट पे जो नॉर्मल रिएक्शन n एक्ट करेगा ऊपर की तरफ और mg एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने पे क्या आएगा, mg माइनस n इक्वल्स टू ma, और यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज वेट। जबकि हमें दिखाई दे रहा है ये जो फोर्स आ रहा है mg माइनस ma, दिस इज लेस देन mg, ओके। तो स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है 1 ग्राम ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट 3 into 10⁵ Pascal pressure. If 10% of heat supplied is used for increasing the volume by 1600 centimeter cube during this phase change, okay, then the increase in internal energy of the process, increase in internal energy in the process will be, ठीक है। तो देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, जो हमने टोटल हीट दिया है सपोज डेल्टा क्यू है ना, इसका 10% जो है वो इसका जो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसमें यूज हो रहा है। तो इसका मतलब जो 10% है वो वर्क डन बाय गैस है, ओके। तो वर्क डन बाय गैस बिकॉज हमें गिवन है कि प्रेशर इसका कितना है 3 into 10⁵ पास्कल्स और वॉल्यूम कितना बड़ा है 1600 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस जो है वो P डेल्टा V है, बिकॉज इस प्रेशर पे इतना वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। तो दिस इज वर्क डन बाय द गैस, और ये जितना हमने हीट सप्लाई किया है उसका 10% है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का 10% यानी डेल्टा क्यू बाई 10% इज दैट इज 10/100 इंटू डेल्टा क्यू, दैट इज डेल्टा क्यू बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास डेल्टा क्यू आ जाता है कि हमने इसको कितना हीट सप्लाई किया है, ओके। अब हीट सप्लाइड आ गया है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा क्यू आपने कितना सप्लाई किया है वो आपके पास है,
डेल्टा यू हमें एस्टिमेट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन बाय द गैस जो है वो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि वो 10% ऑफ हीट के बराबर वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज डेल्टा क्यू बाय 10। तो यहाँ से सॉल्व करने पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है 9/10 डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू हमारे पास आ रहा है 4800 यहाँ से सॉल्व करने पे, और इसको अगर हम रख दे तो डेल्टा यू की वैल्यू आ रही है 4320 जूल। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन 2 आ रहा है दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन में कहा गया है एज शोन इन द फिगर अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। द करंट थ्रू द रजिस्टर R4 R5 आर I4 and I5 respectively. The values of I4 and I5 are. तो देखिए इसमें जो आपको सर्किट गिवन है, तो ये दोनों रजिस्टर्स यहाँ से अगर करंट जाएगा तो ये दोनों रजिस्टर्स आपके पैरेलल में है, तो 2 और 2 का पैरेलल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। यहाँ पर ये 2 ओम है, प्लस ये अगर हम चेक करें तो ये 20 और 5, तो 20 इंटू 5/25, इनका पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा 4 ओम, और ये R6 आ रहा है हमारे पास 2 ओम। और देखिए ये जो 24 वोल्ट का EMF सोर्स है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये 3 ओम है। तो अगर हम इस बैटरी के लिए देखें टोटल R इक्वलेंट कितना है, तो दैट इज 3 + 1 + 2 + 4 + 2, तो ये हमारे पास इसका टोटल R इक्वलेंट आ रहा है, और ये R इक्वलेंट 12 ओम आ रहा है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा, लेट्स से दैट करंट इज I, तो ये करंट हमारे पास आ रहा है 24 / 12। ओके, तो 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। अब क्वेश्चन में हमें I4 और I5 बताना है, तो देखिए यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर यहाँ पे वापस मीट करके I हो जाएगा, मतलब ये भी कितना है 2 एम्पियर है, और उसके बाद I4 और I5 में ये डिस्ट्रीब्यूट होकर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर I4 और I5 में क्या रिलेशन होगा, तो ये दोनों पैरेलल है, तो I4 इंटू R4 इक्वल टू I5 इंटू R5, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, I4 इंटू 20 इक्वल टू I5 इंटू 5, यहाँ से सॉल्व करने पर I5 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I4 आ रहा है। ठीक है, और I4 + I5 इस 2 एम्पियर के बराबर होगा, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पे जो I4 आ रहा है दैट इज 2/5 एम्पियर, एंड I5 आ रहा है दैट इज 8/5 एम्पियर। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कम्युनिकेशन। इसमें आपको गिवन है अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अ स्क्वायर वेव एज शोन इन फिगर, और गिवन है इफ द कैरियर वेव इज गिवन एज CT इक्वल टू 2 sin 8πt वोल्ट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज AM/AC। तो ये हमारे पास जो सिग्नल है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल का जो AM आ रहा है हमारे पास दैट इज 1, और जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड है 2, तो दैट इज 1/2, तो सो द मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी 1/2, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम EMI। इस क्वेश्चन में गिवन है अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 in 0.5 second at a steady rate. Okay, the induced EMF in circular loop is at 0.25 second is okay। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि जैसे कि एक हमारे पास लूप है और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B है। ओके, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो दैट इज गिवन एज दैट इज 0.5 टेस्ला। ओके, और ये स्टीडी रेट से 0 हो जाता है 0.5 सेकंड में। ठीक है, तो स्टीडी रेट से 0 होने का मतलब है कि इसकी फाइनल वैल्यू 0 है, तो अगर हम dB/dt इसका रेट एस्टिमेट करें तो फाइनल वैल्यू 0 है -B/ΔT, बिकॉज स्टीडी रेट है इसलिए ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें फ्लक्स लिखें
तो हमें पता है कि EMF जो होता है दैट इज फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज माइनस ऑफ d∅dt, ठीक है। तो EMF माइनस d∅dt के बराबर है और फाई की वैल्यू जो है वो b इंटू ए के बराबर है। बी ए cos 0 हमने यूज किया बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लूप, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास EMF की वैल्यू आ रही है बिकॉज एरिया कॉन्स्टेंट है वो कॉमन आ गया एंड दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू dB/dt विद नेगेटिव साइन। ये हमारे पास EMF आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लूप का एरिया रख दिया दैट इज माइनस पाई आर स्क्वायर और dB/dt आ रहा है 0 माइनस बी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने पर EMF आ रहा है दैट इज पाई आर स्क्वायर बी बाय डेल्टा टी। ओके, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा टी। यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास EMF आ रहा है 10 मिलीवोल्ट। तो ऑप्शन इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड के वेक्टर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपगेशन वेक्टर ऑफ द EM वेव इन वैक्यूम, देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि ये सपोज अगर हम बात करें कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो लाइट का प्रोपगेशन होगा वो किधर होगा, E क्रॉस B इज L कैप। तो ये जो L कैप देख रहे हैं ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और E क्रॉस B के डायरेक्शन में हमारा L कैप है। ओके, तो यहाँ से अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करके क्या बताना है, आपको फाइंड आउट करके बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो हमें मान लीजिए हमें क्वेश्चन में जो आंसर निकालना है वो E और K के फॉर्म में निकालना है। तो E और K गिवन है। तो सबसे पहली बात K वेक्टर क्या होता है, तो K वेक्टर जो होता है दैट इज ओमेगा बाय C। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो L कैप की तरफ होती है। तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और L कैप ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारा जो K वेक्टर है दैट इज ओमेगा बाय C इंटू L कैप आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास K वेक्टर आ चुका है। K वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो L कैप के अलॉन्ग है और हमें पता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम L कैप, E कैप और B कैप को रिलेट करना चाहें, मान लीजिए मेरे पास L और E है और B निकालना है, तो L बाहर है तो L क्रॉस E जो आएगा वो B कैप आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो B कैप की डायरेक्शन है वो हमारे पास आ रही है L कैप क्रॉस E कैप, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मुझे B वेक्टर निकालना है तो B वेक्टर क्या लिखा जाएगा, B का मैग्नीट्यूड इंटू B वेक्टर, मतलब B वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू B कैप। और B कैप की वैल्यू किसके बराबर है, L कैप क्रॉस E कैप के बराबर है। और हमें पता है कि E बाई B जो होता है वो C के इक्वल होता है। तो हमारे पास B का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा E बाई C के इक्वल। ओके, तो जो B वेक्टर आएगा मेरे पास वो आएगा B आएगा E बाई C और B कैप आएगा मेरे पास L कैप क्रॉस E कैप। इतना समझ में आ रहा है। तो यहां से देखिए जो हमारा B वेक्टर बनेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये E को अंदर भेज दिया क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड है। E और E कैप मिलके E वेक्टर हो जाएंगे और इधर मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ओमेगा बाई C L कैप क्रॉस E कैप। E कैप जो हो जाएगा वो E वेक्टर हो जाएगा और ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है तो ओमेगा से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ B वेक्टर। ये तो मेरे पास ओमेगा बाई C, ये आएगा K वेक्टर, ओमेगा बाई C L कैप, ये तो हो गया K वेक्टर क्रॉस E इंटू E कैप हो गया E वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। तो B वेक्टर हमारे पास आएगा K क्रॉस E डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 क्या है, K क्रॉस E अपॉन ओमेगा, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, K क्रॉस E अपॉन ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ क्वांटिटीज गिवन है और उनकी डायमेंशंस इधर लिखी हुई हैं और उनको हमें मैच करना है। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट क्वांटिटी है दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जैसे एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू,
तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो होगा वो एनर्जी बाय न्यू की डायमेंशन होगी। तो यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशन है m1L2T-2 और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी डायमेंशन है T-1। तो यहाँ पर h की डायमेंशन आएगी m1L2T-1। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे कि ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। उसके बाद जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज अ पोटेंशियल, और पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज की डायमेंशन रखेगा। तो वर्क डन की जो डायमेंशन है m1L2T-2 और चार्ज की जो डायमेंशन है वो है एम्पियर करंट इनटू टाइम। यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायमेंशन आता है दैट इज m1L2T-3A-1। ठीक है, नेक्स्ट इज योर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है वो एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी की डायमेंशन आएगी दैट इज m1L2T-2 एंड मोमेंटम की जो डायमेंशन है m1L1T-1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस मैच करने पे हमारा ऑप्शन 4 मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेव्स। इस क्वेश्चन में हमें एक साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन गिवन है दैट इज 0.05 sin 8x minus 4t एंड वी हैव बीन आस्क्ड दैट द वेलोसिटी ऑफ वेव इज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम कंपेयर करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी दैट इज 4 एंड योर k दैट इज इक्वल्स टू 8 और जो स्पीड ऑफ वेव आएगा दैट इज ओमेगा बाय k and this speed is 4/8, that speed is 1/2 meters per second। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन में एक वेज गिवन है, फिक्स्ड वेज है और उन पे दो ब्लॉक्स रखे हैं 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के। इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से आपको प्रोवाइडेड है, एक मासलेस थ्रेड से कनेक्टेड है। क्वेश्चन में लिखा है एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली P इज अटैच्ड ऑन द डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे ये थ्रेड है, हमने यहाँ पर टेंशन T मान लिया और ये मासलेस थ्रेड है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसका मास है 1 किलोग्राम, तो इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा दैट इज 1g mg और इसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगा 1g sin 30। ओके, इसी तरह से यहाँ पर इसका वेट है 4g नीचे की तरफ और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगा 4g sin 60। अब एज पर कंस्ट्रेंट ये जितना नीचे जाएगा ये इतना ही ऊपर आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मैग्नीट्यूड में सेम होगा। तो इधर वाले पे अगर हम इक्वेशन लिखें नीचे की तरफ तो 4g sin 60 माइनस टी, 4g sin 60 हो गया √3/2 माइनस टी इक्वल्स टू 4a, इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे अगर हम देखें तो t माइनस g sin 30 की वैल्यू g/2 इक्वल टू 1a। इन दोनों को सॉल्व करके हमें टेंशन एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर हमने a को एलिमिनेट कर दिया और a को एलिमिनेट करने पे हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ रही है जैसे कि 5t इक्वल्स टू 2√3 + 2 इंटू जी के इक्वल आ रहा है a को एलिमिनेट करने पे, और यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ रही है दैट इज 4 टाइम्स √3 + 1 न्यूटन। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन सेकंड है ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। इसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। एक स्टेटमेंट गिवन है फोटोडायोड आर प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन फॉर लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट। तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल बेसिक थ्योरी है कि फोटोडायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है और वो इंटेंसिटी डिटेक्टर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो ऑप्शन 1 है ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा जो हमारे पास रीजन गिवन है द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन करंट इन द रिवर्स बायस फॉर पीएन जंक्शन डायोड। डेफिनेटली ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जो पीएन जंक्शन है उसमें फॉरवर्ड बायस में बहुत ज़्यादा करंट हम पास कर सकते हैं जबकि रिवर्स बायस में करंट बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वजह से हमारा आंसर जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू
बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो वेक्टर्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप एंड द सेकेंड वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। When 3a plus 2b equal to 7, then the ratio of a by b is x by 2, then the value of x. That means इस क्वेश्चन में हमें a by b रेशियो निकालना है और अगर वो x by 2 से कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए जो दोनों वेक्टर्स गिवन है ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप और 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट करने पे आ रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है दैट इज 2a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 4 और दूसरा रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3a प्लस 2b इक्वल टू 7। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से मैंने पहले क्या किया, b को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। तो b को कॉमन लेके डिवाइड करने पे कुछ रिलेशन ये आएगा और इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से a बाई बी रेशियो हमारे पास आता है 1/2 और ये जो a बाई बी रेशियो 1/2 है तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये रेशियो x/2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट इज योर 1। तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स। इस क्वेश्चन में गिवन है assume that the protons and neutrons have equal masses and mass of a nucleon is 1.6 into 10 raised power minus 27 किलोग्राम। मतलब दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियन उनका मास आपको गिवन है। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी एंड वाटर डेंसिटी इज n into 10 raised power 13। द वैल्यू ऑफ n इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी हमें एस्टिमेट करना है। तो न्यूक्लियस का मास अपॉन न्यूक्लियस का वॉल्यूम आएगा। न्यूक्लियस जो है उसका एटॉमिक मास नंबर अगर a है तो उसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका टोटल मास a इंटू m हो जाएगा क्योंकि टोटल न्यूक्लियॉन्स a नंबर्स में है और एक न्यूक्लियॉन का मास m है तो टोटल मास हो जाएगा a इंटू m और जो वॉल्यूम आएगा दैट इज 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी आएगा दैट इज 3/4 पाई इंटू a इंटू m अपॉन हमने ये जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है a की पावर 1/3 का क्यूब होगा a, तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया है न्यूक्लियस के डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर ये वाटर की डेंसिटी है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इससे हमने और डिवाइड कर दिया है। a से a कैंसिल आउट हो चुका है और एक न्यूक्लियन का मास आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ से सॉल्व करने पे रो एन अपॉन रो डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है लगभग 11 इंटू 10⁻13। तो हमारा आंसर आएगा दैट इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसकी लेंथ आपको गिवन है 3.14 मीटर। इसका इनर और आउटर रेडियस आपको गिवन है 4 mm और 8 mm रेस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज n इंटू 10⁻³ ओम और आपको रेजिस्टिविटी गिवन है 2.4 इंटू 10⁻8 ओम इंटू मीटर। देन यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले हमें इसका रेजिस्टेंस एस्टिमेट करना है। तो देखिए ये आपका जो सिलेंड्रिकल रॉड है उसका इनर और आउटर रेडियस आपको गिवन है और उसका लेंथ आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो लेंथ l हो गया और इनर आउटर रेडियस आपको गिवन है। मैंने मान लिया कि आउटर रेडियस r2 है और जो इनर रेडियस है वो r1 है। ठीक है, तो करंट ऐसे पास करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी रो l बाई a। तो रो l बाई एरिया है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। बस हमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। रो की वैल्यू गिवन है, लेंथ गिवन है और पाई टाइम्स ये r2 क्योंकि हमें आउटर रेडियस 8 mm गिवन है
तो ये 4 mm हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर हमने mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 2 × 10⁻³ ओम, और अगर हम गिवन n × 10⁻³ से कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रीम ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग Q/m रेशियो एंड वेलोसिटी आपको गिवन है, डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग x डायरेक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन y डायरेक्शन इज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ये हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, इसकी जो ये लेंथ है ना l, ये लेंथ आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ये लेंथ हमारे पास कितना गिवन है, दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऊपर y डायरेक्शन में, और आपका जो एक चार्ज पार्टिकल है जिसका Q/m रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वेलोसिटी i कैप के डायरेक्शन में है और ये यहाँ पर एंटर करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी i कैप में है और इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, QE। आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स यूनिफॉर्म होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज योर QE/m। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसका कोई एंगल है, तो पाथ जो चार्ज पार्टिकल का होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। तो यहाँ से ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे ऐसे मूव करेगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब वो इस रीजन से एग्जिट करेगा तो इसका डिफ्लेक्शन y कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में है तो इसके x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो x डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का अगर हम टाइम एस्टिमेट करें तो वो टाइम आएगा हमारे पास दैट इज L/v0। समझ में आ गया सबको? तो ये टाइम आ गया हमारे पास L/v0। अब y डायरेक्शन में आप देखें इनिशियल वेलोसिटी x में है, y में नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन, तो ut + ½ at² अलोंग y डायरेक्शन, u 0 है, तो एक्सेलरेशन QE/m है, तो y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी और ½ at²। बस हमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ½ a की वैल्यू है QE/m और t की जगह आएगा हमारे पास L/v0। ओके, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो टाइम की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास y की वैल्यू ये आ रही है, और क्वेश्चन में आपको Q/m गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, L गिवन है और v0 गिवन है। जब हम सबको ऐसा यूनिट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आती है 2 mm। ओके, तो हमारा आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस क्वेश्चन में हमें दो लेंसेज गिवन है, एक प्लेनो कॉनकेव है, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स है। इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का ही गिवन है दैट इज 1.75। ओके, क्वेश्चन में कहा गया बोथ द लेंसर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है और कॉनकेव लेंस पर हमने यहाँ पर पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया है, ठीक है। तो हमें बताना है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, तो कितनी दूर बनेगा ये हमें बताना है, सेंटीमीटर यूनिट में कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव इन दोनों के फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज योर r/μ-1। ओके, जो हमारा कॉनकेव होगा उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग बनेगा और ये कन्वर्जिंग बनेगा। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 30 सेंटीमीटर एंड म्यू की वैल्यू है 1.75 - 1, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 40 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ f जो है वो दोनों का 40 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका नेगेटिव फोकल लेंथ होगा और इसका पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा। अब बताइए अगर हम यहाँ से पैरेलल रेज को इंसिडेंट करते हैं तो ये रेज को डाइवर्ज करेगा और जो इमेज बनाएगा अपने फोकस पे इमेज बनाएगा। तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर
ये पहली इमेज बनाई जाएगी ड्यू टू द प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब ये जो इमेज है बाय वन दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है 40 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये जो इमेज बनी है ये भी 40 सेंटीमीटर पे है। मतलब अगर हम इस लेंस की बात करें तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है दैट इज -80 सेंटीमीटर फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी फोकल लेंथ आपको पता है ये तो पॉजिटिव होगी, तो दिस इज +40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लेंस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेंस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास रिलेशन आ रहा है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v जो है 1/v, ये हमें निकालना है माइनस ऑफ 1/u। u हमारा कितना आ रहा है -80, ओके। और f जो है दैट इज +40, तो इसको हम लोग +40 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास जो फाइनल इमेज v आ रही है वो +80 सेंटीमीटर पे आ रही है, दैट मीन्स द इमेज इज रियल। और यहाँ से वो 80 सेंटीमीटर आगे इमेज बन रही है। तो यहाँ से 80 सेंटीमीटर आगे एक रियल इमेज बन रही है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है कि वो कॉनकेव लेंस से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो कॉनकेव लेंस से अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ से 80 सेंटीमीटर है प्लस ये 40 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा दैट इज 120 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोटेशन एंड दिस इज बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस क्वेश्चन में हमें एक स्फेयर गिवन है। द सॉलिड स्फेयर ए इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है पी क्यू, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ये स्फेयर इसके चारों तरफ इस तरह से। तो कहा जा रहा है इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन इज अबाउट पी क्यू विल बी √x सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका रेडियस ऑफ जायरेशन बताना है। तो सबसे पहले हम पी क्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो जो स्फेयर है वो पी क्यू के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाला एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr², ओके। और इस एक्सिस और सेंटर ऑफ मास एक्सिस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस d है दैट इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर। तो हमें बस इसका रेडियस ऑफ जायरेशन बताना है। तो देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट पी क्यू बाई यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम दैट इज IPQ = ICM + MD², ठीक है। तो ICM हो गया 2/5 mr² और MD² d की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। तो ये IPQ जो होगा उसको हमने लिख दिया mk², वेयर k विल बी द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट k इज √2/5। यहाँ पर m से m कैंसिल आउट हो गया, r की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर दिस वैल्यू इज √110 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kilogram is attached with 2 identical springs of a spring constant 20 Newton per meter each. The block is placed on a frictionless surface and the ends of the springs are attached to rigid supports. When the mass is displaced from its equilibrium position, it executes SHM. The time period of oscillation is pi/√x in SI units than the value of √x. तो देखिए हमारे पास दो springs connected हैं, इसका spring constant k है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी k है और इसका मास m है। तो आपको पता है अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों स्प्रिंग्स कैसे फोर्स लगाएंगे, इधर वाली स्प्रिंग कंप्रेस होकर फोर्स लगाएगी kx इस डायरेक्शन में, और ये वाली स्प्रिंग भी इसको इधर खींचेगी kx फोर्स से। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक इक्वलेंट स्प्रिंग में कन्वर्ट करें तो इक्वलेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा 2k, ओके, एज लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर kx और kx सेम डायरेक्शन में है, तो ये वैल्यू आ गई है 2k। तो सिंपली हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला है दैट टाइम पीरियड इज 2π√m/k इक्वलेंट, ठीक है। और k इक्वलेंट की वैल्यू 2k है। यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, k की वैल्यू 20 आपको गिवन है। यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है π/√5।
योर आंसर विल बी 5. क्वेश्चन नंबर 28. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन. इस क्वेश्चन में गिवन है अ होल इज ड्रिल्ड इन अ मेटल शीट at 27 degrees Celsius. The diameter of the hole is 5 centimeter. When the sheet is heated to 177 degrees Celsius, the change in diameter of the hole is d into 10 raised power minus 3 centimeter. Then the value of d will be, okay. The coefficient of linear expansion is given, that is 1.6 into 10 raised power minus 5 per degree Celsius. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको डायमीटर गिवन है और टेम्परेचर का चेंज गिवन है और आपको बताना है कि कितना डायमीटर में चेंज आया. तो देखिए डायमीटर में जो चेंज आएगा डेल्टा डी इक्वल्स टू डी अल्फा डेल्टा टी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो डेल्टा डी में कैपिटल डी आपको गिवन है. कैपिटल डी कितना गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर. और यहाँ पर आपको अल्फा गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर डिफरेंस 177 माइनस 27. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 सेंटीमीटर एंड योर आंसर वुड बी 12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम AC सर्किट. इस क्वेश्चन में गिवन है इन द सर्किट शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड द बैंडविड्थ इज. तो हमें ये वैल्यू बतानी है. तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है रेजिस्टेंस 10 ओम है, कैपेसिटेंस 27 माइक्रोफैरेड है और इंडक्टेंस है 3 हेनरी. ओके, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. देखिए तो हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर Q होता है दैट इज योर 1/R रूट L/C होता है. ये आपको डायरेक्ट याद रखना होता है. एंड द बैंडविड्थ दैट इज योर R/L. तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है. तो क्वालिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी आ रही है, L/R² रूट L/C. अब हम बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. L की वैल्यू गिवन है 3 हेनरी, रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 इंटू रूट के अंदर L की वैल्यू है 3 और कैपेसिटेंस है 27 माइक्रोफैरेड. तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 10. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10. The next question is a spherical body of mass 2 kg starting from rest acquires a kinetic energy 10,000 joule at the end of 5th second. Okay, the force acted on the body is. तो देखिए आपको बॉडी का मास गिवन है और आपको गिवन है कि उसने कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लिया. तो इधर देखिए अगर हम बात करें कि एक पार्टिकल पर जितना इम्पल्स एक्ट करता है, नेट फोर्स का इम्पल्स, वो P फाइनल माइनस P इनिशियल के इक्वल होता है. तो हमने कहा कि जो फोर्स F है वो कितने टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, 5 सेकेंड के लिए एक्ट कर रहा है. तो टोटल इम्पल्स कितना इम्पार्ट हुआ, F डेल्टा टी, एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू P फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 था उसका. तो बेसिकली F डेल्टा टी जो है वो मोमेंटम के इक्वल आ गया. F डेल्टा टी बिकॉज हमें पता है कि उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की है. तो मोमेंटम को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रखना चाहें तो P²/2m इक्वल्स टू K होता है. तो P इक्वल्स टू √2m K आ जाएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए m गिवन है, K गिवन है और डेल्टा टी गिवन है. तो यहाँ से आप f की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं. तो f की वैल्यू है √2mk डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो हमें गिवन है कि m की वैल्यू 2 किलोग्राम है, काइनेटिक एनर्जी है 10,000 जूल और डेल्टा टी की वैल्यू 5 है. यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास 40 न्यूटन आ रहा है. तो दिस फोर्स इज 40 न्यूटन, सो आवर आंसर विल बी 40. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन. ओके, थैंक यू. आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.